पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे ना, ये सब 2D फिगर है। ठीक है, 3D हम सेपरेट करके पढ़ते हैं, 3D भी पढ़ेंगे, मगर जब हम फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जितने इस तरह के जितने भी फिगर्स हम जो पढ़ रहे हैं ये सब कर्व है ना। आप कर्व, सर्कल बोलो, ये जितने भी ये सब कर्व हैं, और ये कैसे हैं, 2D में फिगर्स हैं। और 2D फिगर जितने भी होते हैं वो एक प्लेन में बनाए जाते हैं। तो जब आप सर्कल की डेफिनेशन देते हो तो सर्कल की डेफिनेशन में आप कहते हो कि इन ए प्लेन द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant। ठीक है, which is known as radius। तो आपने क्या बोला कि प्लेन में ये जो सेंटर जो है ना, फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला कि ये फिक्स पॉइंट हमारे क्या है, सेंटर है। और इस फिक्स पॉइंट से हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस ली। इस कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट था एच कॉमा के, इस एच कॉमा के पॉइंट को मूव करवा दिया। तो जब एच कॉमा के पॉइंट को आप कॉन्स्टेंटली मूव करवाओगे, है ना, तो ये जो लोकस या पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को हमने क्या बोला कि वो क्या, हमारा सर्कल है। ठीक है, मगर आगे से इन्हें प्लेन वर्ड जो हमने यूज़ किया इस वजह से ये सर्कल है। अगर मैं यही सेम डेफिनेशन रखूं और आगे से इन्हें प्लेन हटा दूं तो ये स्पेयर बन जाएगा। तो वो तो 3D में भी हो सकता है कि नहीं। तो उस केस में क्या है, सेम डेफिनेशन में जो स्पेयर होता है, स्पेयर की भी डेफिनेशन सेम होती है, मगर इन्हें प्लेन की जगह पे क्या हो जाएगा, इन्हें स्पेयर, आपका ये इस जगह पे आपका 3D आ जाएगा या स्पेस आ जाएगा, है ना, इन स्पेस। तो उस केस में आपका स्फीयर बन जाएगा। अब जो सर्कल है, अब हमने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट बोला, तो मान लेते हैं कि फिक्स जो पॉइंट है उसको हमने x1 और y1 इस तरह से बोल दिया, और ये डिस्टेंस आपका फिक्स है। तो अब क्या डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स है, तो हमने h माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर लिया प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर लिया। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका r के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होगा, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है जिसने अब देखो, हम बात कर रहे थे ना लोकस की, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने लोकस की बात की थी। तो आगे हम जो भी कुछ देखेंगे वो सब लोकस ही होगा, वो मतलब पाथ होगा जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे सर्कल ने एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और गिवन कंडीशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट से जो वेरिएबल पॉइंट है उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और वो आर के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका x1 y1 ये सेंटर हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जब ये जो सेंटर है आपका, ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपने क्या लिखी है, एक जनरल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं ये जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसी में क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस हो जाएगी, जहाँ पे अगर मान लो x1 की जगह पे आपने जीरो ले लिया, y1 की जगह पे अगर जीरो ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, h का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
और एच को आपने एक्स से रिप्लेस कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसके ऊपर और बात करेंगे हम, है ना। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। और ये एक पर्टिकुलर केस है जब आपका x1 y1 दोनों जीरो हो जाता है, या आप ये कहोगे कि आपका जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेंटर ही तो है आपका, और सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो जब सेंटर ओरिजिन पे लाई करेगा तो आपका सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जो टर्म्स के बारे में और बेसिक थ्योरम्स है जो आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी है, उसको एक बार रिविजिट कर ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कंसेंट्रिक सर्कल, है ना। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ठीक है, देखो कौन जो सी ओ वर्ड यूज किया जाता है ना, वो यूज किया जाता है टुगेदर के लिए। सी ओ वर्ड, जो सी ओ जैसे को फाउंडर, है ना, इस तरह से हम ये को ऑर्गेनाइजर इस तरह से बोलते हैं, तो आगे से सी ओ वर्ड यूज किया जाता है टुगेदर के लिए। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है आपका सेंटर। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या हो गया, टू सर्कल वो सेंटर्स आर सेम, whose centers आर सेम। ठीक है, तो क्या है कि अगर सर्कल का सेंटर सेम है तो उसको हमने क्या बोला, कंसेंट्रिक। अब तो सर्कल का सेंटर सेम है, अब हो सकता है कि किसी का रेडियस ज़्यादा हो किसी का रेडियस कम हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे मान लो कि आपने ये एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर यहाँ पे था, तो आपने एक और सर्कल ले लिया इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसके सेंटर को फिक्स कर दिया ये। ठीक है, जैसे ही हो गया तो अभी दोनों का सेंटर इसी जगह पे आ गया। क्लियर बेटा। तो अगर दोनों का सेंटर सेम कोइंसाइड करेगा, आर सेम या कोइंसाइड आप कह दो, तो उस केस में क्या होगा, ये कंसेंट्रिक होंगे, इनका सेंटर सबका सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कॉन्गुरेंट सर्कल की, कि कोई सर्कल कब कॉन्गुरेंट होगा। सर्कल्स, ठीक है, तो सर्कल कॉन्गुरेंट कब होगा, जब, अब देखो सर्कल में एक ही चीज होती है भाई, रेडियस, है ना। तो सर्कल कॉन्गुरेंट कब होगा, जब उसके रेडियस कैसे होंगे, दोनों सर्कल के इक्वल। टू circles are said to be congruent if their radii are same। ठीक है, तो रेडाई वर्ड प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, अगर मोर देन वन सर्कल होते हैं तो वहाँ पे आप रेडियस की जगह रेडाई यूज़ करते हो। तो आपका रेडाई क्या होगा, दोनों सर्कल का अगर इक्वल आता है तो आप उसको बोलोगे कि वो दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्गुरेंट है। तो इस तरह से हमने ले लिया, और ये दोनों सर्कल कॉन्गुरेंट हो गए अगर इसका रेडियस सेम है। तो इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं, और R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर कॉन्गुरेंट सर्कल होगा तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, रेडियस अगर सेम है तो पाई R1 स्क्वायर A1 जो है, और A2 जो है पाई R2 स्क्वायर, ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, ये सब आप नाइन्थ क्लास में थोड़ा बहुत जान चुके हो। कॉन्गुरेंट आर्क का मतलब, अब देखो ये तो कॉन्गुरेंट सर्कल था, कॉन्गुरेंट आर्क,
रेंट आर्क। तो आर्क के लिए आपके पास दो चीज़ें होती है, एक तो रेडियस, एक थीटा एंगल। तो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब यहाँ पे आपका देखो है ना, रेडियस भी दोनों का इक्वल होना चाहिए और थीटा भी सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, है ना। आर्क लेंथ सेम होने पे हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्वल होंगे। टू आर्क्स आर said to be congruent if their radii and angle are same। दोनों सेम होगा तब जाके हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट आर्क है। तो कॉन्ग्रुएंट कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया, कॉन्ग्रुएंट आर्क हो गया। अब आपने कुछ थ्योरम्स पढ़े हुए हैं सर्कल से रिलेटेड, तो हम ऊपर ऊपर से उसको डिस्कस करेंगे। पहला, अगर आपका दे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर आपके पास एक सर्कल दे रखा है और आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो 10th क्लास में दो थ्योरम आपने पढ़ी थी। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर टू इट्स टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने इसके टेंजेंट पे ये, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, तो आप क्या कहते हो कि ये रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से कह सकते हो, रेडियस हाँ। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये जानते हैं हम। आपने एक और चीज़ पढ़ा था कि अगर आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, किसी आउटसाइड पॉइंट से, मान लो x1 y1, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। पॉइंट्स which are equal in length, ठीक है। तो इनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। और क्या जानते हैं सर्कल के बारे में हम, अगर आप यहाँ पे कोई आर्क, सॉरी, कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दो, तो इस कॉर्ड के से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा और इसके पेरीफेरी पे बनने वाला जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ कितना एंगल फॉर्म होगा, 2 थीटा। 2 थीटा। एंगल सबटेंड
by the chord at the center of the circle is twice the angle sustained at the सर circumference. ये सब तो पढ़े हुए हैं। हाँ, वही रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। क्योंकि इन सब का ना आगे यूज है ना, तो इसीलिए मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, ताकि याद है तो अच्छी बात है, हाँ सर। भूल गए हो तो याद आ जाए। मान लो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में जब हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है? राइट 90 डिग्री सर 90 डिग्री राइट वाला। एंगल। हाँ, तो triangle formed inside a semicircle is right angle triangle. है ना? तो ये हो गया। और क्या पढ़ा है हमने? कि अगर एक सर्कल ड्रॉ है आपके पास, और हमने इसमें दो कॉर्ड ड्रॉ किए, मान लो एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, तो हम क्या जानते हैं? इक्वल कॉर्ड सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफेरेंस या पेरीफेरी। हाँ या ना? ठीक है, ऐसे ही होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो सेम कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड का मतलब यही कॉर्ड अगर दो जगह एंगल बना रहे तो वो दोनों एंगल सेम होगा इक्वल कि होगा। हाँ है कि नहीं? हाँ सर। इक्वल कॉर्ड formed equal angle at the periphery. पेरीफेरी या सर्कमफेरेंस। ठीक है, और क्या? 6। और बताओ, और कुछ भी पढ़ा है आपने? सर आगे आप बताओ फिर बताए, अभी हमें तो पूरा याद नहीं है, देख के याद आ जाता है। Angle sustained by a minor arc in the alternate segment is acute, and any हाँ angle वो पढ़ा sustained by है, a major arc मेजर वाला ऑप्टियस। मेजर वाला ऑब्ट्यूज होता है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा जो एंगल, वो एक्यूट, और इधर बनने वाला जो एंगल है वो होगा ऑब्ट्यूज। यार माइनर में एक्यूट, इसमें ऑब्ट्यूज नहीं लग रहा आपको? हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, उल्टा बोल गए हम। और इसमें क्या होगा? एक्यूट। एक्यूट। अब जैसे जैसे ये वाली जो लाइन है ना, ये कॉर्ड जब सेंटर पे आ जाता है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। धीरे धीरे जब ये वाली लाइन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी कॉर्ड, तो ऑब्ट्यूज एंगल डिक्रीज होते जाएगा, है ना, और ये एक्यूट एंगल इंक्रीज होते जाएगा, और जब सेंटर पे आ जाएगा तो दोनों राइट एंगल हो जाता है। तो एंगल सब्सटेंड बाय ए माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट। अल्टरनेट माइनर सेगमेंट मतलब अल्टरनेट उसमें ना, ये अल्टरनेट सेगमेंट में माइनर, ये ठीक है, ऐसा ही बोला गया है। तो ये हो गया
वैसे आपके मॉड्यूल में आप देख सकते हो हाँ इसको। फिर आपका 7 है, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सेगमेंट सबस्टेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। हाँ तो उसके बाद है कि अगर 4 पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर, उसको हम ज्वाइन करें तो वो कंसाइक्लिक फॉर्म होगा, है ना। एक ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये ले लिया, हाँ हाँ, ये भी पढ़ा है। तो इन चारों पॉइंट को अगर में हम ज्वाइन करते हैं तो इससे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है आपका कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल, हाँ। और कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो क्या होता है 180। 180 होता है, पाई या 180 डिग्री ये होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बेसिक थ्योरम्स के बारे में देखा हुआ है। कंसाइक्लिक और क्या है, द सम ऑफ आइदर, ये हो गया, इफ ए साइड ऑफ ए कंसाइक्लिक इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपसे कह रखा है कि इसका अगर साइड, वो तो बेसिक चीज़ है, मान लो इसका साइड हम प्रोड्यूस करें आगे को, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, वो तो θ1 के इक्वल होगा। ये जो एंगल है क्या ये θ1 के इक्वल होगा। यस सर। हाँ तो वही दे रखा है। फिर आपसे कह रखा है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज आल्सो ए साइक्लिक। इस सभी का अगर आपने एंगल बाइसेक्टर लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ले लो, इसका एंगल बाइसेक्टर ले लो, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ले लो, इसका एंगल बाइसेक्टर ले लो, तो इससे बनने वाला जो ये क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक होता है। ये एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, सही है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द अपोजिट साइड ऑफ ए साइक्लिक, ठीक है, ये सब हो गया। और हाँ एक ये थ्योरम आप लोगों को याद रखना है, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, जो अभी आपने जो पढ़ा है उन सब में सबसे ज़्यादा स्पेशल है कि इफ़ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस द रेक्टेंगल formed by the segment of one chord is equal to the area of the rectangle formed by the two segment of the other chord। आप ये देखो क्या दिया हुआ है, मान लो एक सर्कल आपको दे रखा है ये, और उसके बाद हमने क्या यहाँ पे दो कॉर्ड बना दिए, एक कॉर्ड ये बना दिया, एक कॉर्ड ये बना दिया, ठीक है। एक कॉर्ड का नाम हमने ये ए ऑफ बी ले लिया और इसको हमने सी डी बोल दिया, तो ये हमारे पास दो कॉर्ड है। तो आपसे कह रखा है इफ़ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड, जैसे अभी इसने इनसाइड में इंटरसेक्ट किया है, और आप इसी तरह से एक सर्कल बना लो और उसमें आप कॉर्ड को बाहर इंटरसेक्ट कर दो। जैसे मान लो यहाँ से हम क्या ऐसे चले गए, ये अभी ये सर्कल अब बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ए बी और आपका सी डी समथिंग इस तरह से हमने ले लिया मान लो, ठीक है। तो बोल रखा है इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस the rectangle formed by the segment of one chord, rectangle formed by the segment of one chord is equal in area to the rectangle formed by the two segment of the other chord। पी ए इंटू पी बी। आपसे क्या रखा है कि देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है इससे, यानी कि आप ए बी और मल्टीप्लाई इस वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं, मान लो पी बोल दिया हमने, तो हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं ए पी
मल्टीप्लाई पी बी से, है ना। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया जिसका एक साइड ए पी हो गया, दूसरा आपका पी बी हो गया। मान लो ये इस तरह से, है ना, इसका लेंथ ही है, तो इससे एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया इक्वल होगा सी पी मल्टीप्लाई पी डी के इक्वल। क्लियर है बेटा। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप इसे P कह दो तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ए पी मल्टीप्लाई बी पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई डी पी, ये जो है, ठीक है, क्लियर है। और इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है कि जब ये जो लाइन है, आपने जब ये कॉर्ड की बात की और देखो ए और बी पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए और आपने इसकी जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, तो बी और ए जो पॉइंट है वो तो कोइंसाइड कर गए, आया ना, है कि नहीं। दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे ना, पी और पी। तो जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो आपको मान लो ये टी पॉइंट मिल गया, तो उस केस में क्या होता है, दोनों ही डिस्टेंस जो है वो पी टी हो जाते हैं। तो पी टी मल्टीप्लाई पी टी, और पी टी का मतलब है टेंजेंट का लेंथ, तो ये पी टी का होल स्क्वायर होता है। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मान लो अगर ये लेंथ आपको दे दिया तो इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, एक दे दिया या इन दोनों का रेशियो दे दिया, ठीक है, या और टोटल लेंथ दिया है तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। क्लियर है बेटा। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये दे रखा है। टेंजेंट्स टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल, तीसरा ये हो गया। दूसरा, और तो इसमें सब ऐसी हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं सर्कल का जो प्रॉपर डिस्कशन है उसमें। यहाँ तक का सब हो गया आपका, समझ में आ गया। ये तो बेसिक था, आपने पढ़ाई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सर्कल लेक्चर 1। तो बेटा अभी आपने इक्वेशन देखा कि x माइनस एक्स वन या h माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को हमने क्या बोला कि ये क्या आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब क्या है, ये जो इक्वेशन आपने लिखा हुआ है इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस ऑफ टू एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई वन वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू वाई वाई वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स वन माइनस टू वाई वाई वन प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये हमारे हमने इक्वेशन लिखी। अब इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सही है ना, सॉरी जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में देखो यहाँ पे 2x1 है, तो यहाँ पे जो g का वैल्यू है तो g इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ x1, और f इक्वल टू कितना हो गया माइनस ऑफ y1, और c की जगह पे क्या आया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर,
ठीक है बेटा। अब आप यहाँ से देखो x1 जो है, x1 इक्वल टू माइनस ऑफ जी, y1 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। तो ये है आपका सेंटर। यहाँ पे जब आप सेंटर देखोगे तो सेंटर तो आपका x1 y1 है ना, माइनस x1 y1 थोड़ी है, और r आपका रेडियस है, तो ये आपका सेंटर था। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि माइनस जी माइनस एक्स, जब आपके पास इस तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हो गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ एफ जो होगा आपका, वो सेंटर होगा, वो x1 y1 है। और यहाँ पे कब, जब यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन आपने यूज़ किया और आगे से 2 आ रहा है। दूसरी बात करते हैं रेडियस की, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं x1 का होल स्क्वायर करता हूँ तो आपको जी स्क्वायर मिलेगा, और y का होल स्क्वायर करता हूँ एफ स्क्वायर मिलेगा, और c को आप इधर ले आओ, तो ये हो गया। तो यहाँ से r जो है रेडियस है, तो वो रेडियस कैसे मिलता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल मिलता है। तो क्या है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस आपने यहाँ पे 2 ले लिया जैसे, ठीक है ना, तो इतना इक्वल टू 0, ये आपके एक सर्कल की इक्वेशन है। तो मेरे से कहा कि इस सर्कल का सेंटर बताओ, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सही है, तो इसका सेंटर सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा, वो हमें बताना है। तो सेंटर के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx होना चाहिए, तो 2 आगे से मल्टीप्लाई किया, 3/2 किया, एक्स किया, प्लस 2 आना चाहिए, तो 2 इंटू वाई प्लस ये सी हो गया, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये सी का जगह 2 हो गया, इतना इक्वल टू 0। अब मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से जी और एफ मिलेगा मुझे, आगे से माइनस लगाना मेरा काम है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से जी का जो वैल्यू आया, जी इक्वल टू, वो तो 3/2 आया, और एफ का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 2 आ गया, और सी इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो मेरा जो सेंटर होगा, सेंटर में क्या होगा, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो -3/2 और माइनस ऑफ 2, ये मेरा सेंटर हो गया। और अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर जी स्क्वायर का मतलब -3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये भी 4 हो गया, माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, 9/4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8/17/4 विच इज इक्वल टू आपका √17/2। तो ये आपका रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी क्या है, मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। ठीक है, इसका सेंटर और रेडियस बताओ तो, और सभी लोग ना चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, बोल मत देना।
तो यहाँ पे आपका सेंटर अगर हम देखें तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 है, तो बचा 3x प्लस 2 नहीं है, देखो 5 में 2 नहीं होता, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और y हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपका g का वैल्यू हो गया 3 और f का वैल्यू हो गया 5/2 और आपका c का वैल्यू हो गया 1। तो सेंटर होता है -g-f, तो -3 और -5/2, है ना, ये आपका सेंटर हो गया। रेडियस की अगर हम बात करें तो r इक्वल टू क्या होगा, √g² प्लस f² माइनस c, तो g की जगह 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये g² f² माइनस c, ये आपका रेडियस है। तो यहाँ से 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 25/4 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 36 प्लस 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसमें से अगर 36 और 4 सब्सट्रैक्ट कर दोगे 21 होगा, तो 57। ये 57 हो 57 जाएगा, by तो 4. √57/2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे आप सेंटर निकालोगे और रेडियस कैलकुलेट करोगे। हाँ सर। मान लो ऐसे, अभी क्या किया जाए, ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप सर्कल की इक्वेशन लिखते हो ना, या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन लिखे, तो यहाँ पे क्या देखा कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है, और दोनों का वैल्यू 1 है, या 1 है, डायरेक्टली ऐसे बोलूँ तो 1 है वैल्यू आगे से, है ना, कोफिशिएंट। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि अगर इसके आगे से कोई वैल्यू है, मान लो आपने इस तरह से इक्वेशन लिखी 2x² प्लस 2y², तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। आपको ये इंश्योर करना है जब आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो, सही है, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ y² सेम होना चाहिए। अगर इसके आगे से जैसे 2 आता भी है तो आप 2 से पहले इसको डिवाइड करोगे और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे, x² y² प्लस समथिंग, x और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ x² y² क्या 1 नहीं है, तो आप पहले इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिखे x² y² स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो प्लस 2g, g की जगह -2 x प्लस 2 f की जगह पे -3/2, है ना, सॉरी यहाँ पे y होगा y -1 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना आ गया, -2, f का वैल्यू क्या आ गया, -3/2, सही, और c का वैल्यू आ गया -1। तो सेंटर जो होगा मेरा, सेंटर होता है -g-f, तो 2 और 3/2, ये सेंटर हो गया। और अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, √g², यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 और -c, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 + 9, 16 + 9 आपका 25 + 1 26/4, तो ये कितना हो जाएगा, √26/2, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको क्या है ना, देखो ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, अब बार बार हम इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में आपको ये लाइन देख के डायरेक्टली आना चाहिए कि कैसे आप एक लाइन में इसको देख के सेंटर लिख दोगे 4,3/2, सही है इसका, सॉरी आगे से 2 भी था, तो इस 2 से भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा,
तो इसने आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 2,3 है तो 3/2 हो जाएगा। आपको एक लाइन में इस लाइन को देख के ही ऐसे पता चल जाना चाहिए, है ना, और वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे से तो आ जाएगा। अगर आपको सेंटर और रेडियस निकालना आना चाहिए तुरंत। क्लियर है बेटा? अभी समझ में आ गया कि कैसे हम रेडियस निकालेंगे और सेंटर निकालेंगे? सर मतलब कोई भी इक्वेशन हो तो पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर कोफिशिएंट देना 1, बिल्कुल। और दूसरी फिर बात, वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देना जी है। और और कंपेयर करते इस टाइम पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2gx और 2fy के फॉर्म में हो वो। अगर जैसे 3y है तो 3y में 2 तो है नहीं, तो हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। डिवाइड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। सही है बेटा? यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट की। अब जैसे मेरा जो सर्कल का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन की जब आप बात करते हो, डिग्री इक्वेशन, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखी जाती है ऐसे: ax² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है? कहीं देखा है ऐसी इक्वेशन हमने? ऐसी इक्वेशन कहीं देखी है हमने? अरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हाँ में नहीं देखा था क्या? हाँ तो इसे कहते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्यों कहते हैं? हेमंग बताओ तो इसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्यों कहते हैं बेटा? हेमंग का तो ऑडियो ही ऑफ है। प्रियांश, अभी इनके घर पे सर कॉल जाता है, रुको मीटिंग में सिर्फ 2 ही जन है, मैं और श्रीनाथ, रुको, और इनके कोई घर नहीं। पे कॉल जाता है आज। चलो आप ही बताओ यार, श्रीनाथ आप ही बताओ कि इसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसमें x का पावर 2 है, x और y दोनों का। हाँ, हाईएस्ट पावर 2 है ना? हाईएस्ट पावर, हाँ। हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमने कहा था जब इसका डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, हाँ या ना? इसके बारे में बात किया था। अगर जब डेल्टा हाँ नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तब जाके ये डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करती है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और उसके साथ साथ अगर a और b दोनों सेम हो जाए, ए बी सेम होने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² सेम हो जाए, और h इक्वल टू 0 हो जाए। क्या बोला हमने? एक बोला कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y², एक ये, और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन होता है तो तब जाके हम क्या कहते हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। क्लियर है बेटा? कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम देख के कैसे बताएंगे कि वो सर्कल हो सकता है या नहीं? आपको ये देखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x² और y² ये इक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 नहीं बोल रहा हूँ। जैसे अगर अगर ये 3 और 3 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को। सर ए और बी इक्वल होने चाहिए, a मतलब और b इक्वल होने चाहिए। और दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि आप देखो इस पूरे में एक्स वाई का कोफिशिएंट एक्स वाई आ रहा था क्या कहीं पे? कोई भी आपने इक्वेशन लिखी इसमें एक्स नहीं। वाई तो था ही नहीं, है कि नहीं? तो एक्स वाई वाला जो टर्म है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है बेटा, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपसे ये बोला गया कि सर्कल विच इज पासिंग थ्रू origin, पासिंग थ्रू origin, तो अगर कोई सर्कल है वो origin से अगर पास होगा, ठीक है, तो जैसे हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे ये इक्वेशन लिखी, और अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें अगर मैं ओरिजिन सेटिस्फाई कर दूं तो इसका मतलब क्या आया, सी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आया ना। हाँ सर। तो आपका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसमें सी नहीं होता, सही है। वो कैसे लिखा जाता है, बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, उसमें सी नहीं होगा, ऐसा कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, जैसे कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई आपको कहीं पे दिख रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से। क्लियर है बेटा। तो एक पॉइंट तो यहाँ से हमें ये देख के ही पता चल जाएगा कि हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, सी नहीं है, तो उस केस में देखो, जब आप रेडियस भी लिखोगे तो रेडियस में बस ये वाले टर्म आएंगे, या -3/2 का होल स्क्वायर और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो -5/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर आएगा। और सेंटर की बात करें तो -3/2 और -5/2। अभी देख रहे हो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब देखो सी की जगह पे 0 था, इसलिए मैंने यहाँ सी हटा दिया, अब 2 ही टर्म आएगा, ठीक है। फिर हम बात हाँ सर। करते हैं कि अगर हमारा जो सर्कल है, सही है, अब इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, वो लेंथ कितना होगा, हम उस लेंथ की बात कर रहे हैं, सही है। तो आप ये देखो, मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है बेटा। अब क्या है कि आपने जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। 0 होगा कि नहीं, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2gx मिलेगा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ये और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, हाँ। है ना। ऑन हाँ। एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। और अब देखो, अब इस पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि जब आप इसका डी कैलकुलेट करो तो डी जो है यहाँ से कितना आएगा, बी स्क्वायर -4ac होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2g का होल स्क्वायर -4ac, तो यह क्या है, 4g² -4c होगा, यानी 4 कॉमन लेके हम g² - c ऐसे कर सकते हैं। अब ये इस पे डिपेंड करेगा g² - c पे। अगर ये d जो है d ग्रेटर देन 0 होता है ना, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है आपको, यानी जो ये है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यही तो हुआ, है ना। d ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब आपके 2 रूट्स आएंगे, यहाँ से डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। हाँ। तो सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, ठीक है। तो सर्कल इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो क्या है, सर्कल
एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो उसको हम क्या Exact बोलते हैं, इंटरसेक्ट की जगह क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टचेस सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, है ना। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो सर्कल नहीं तो टच फिर करेगा। हाँ टच नहीं टच नहीं करता एक्स एक्सिस को। इंटरसेक्ट। ग्रेटर देन 0 तो स्केटन, इक्वल टू तो टेंजेंट। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटा, ये तो हमें d से पता चल गया है ना, जब हमने इक्वल टू 0 किया। तो ऐसे हम किसी भी लाइन के लिए निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमने बस एक्स एक्सिस के लिए देखा। तो यहाँ से 3 डिफरेंट कंडीशन है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन के बारे में कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। तो व्हेन d ग्रेटर देन 0, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से आपके दो रूट्स आएंगे, है ना। और उस रूट्स को मैंने x1 और x2 बोल दिया। x एक्सिस में तो y का वैल्यू तो 0 होगा, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ b। तो b की जगह क्या आएगा, 2g प्लस माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4 इसी है ना, माइनस बी प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। क्लियर है बेटा। और इतना डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, और ए की जगह तो कोपिसेंट 1 है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ जी प्लस माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। क्लियर है, ऐसे लिखा जाएगा। हाँ सर। अब इसमें से एक वैल्यू x1 का है, तो x1 के लिए एक बार माइनस जी प्लस साइन ले लो और जी स्क्वायर माइनस सी ले लो, और दूसरे वाले वैल्यू को हम लिख दे रहे हैं इस तरह से, तो माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ये लिख दिया। अब क्या है कि जब आपको x एक्सिस में डिस्टेंस से देखना है, देखो मान लो कि x एक्सिस में मुझे डिस्टेंस से देखना होता और यहाँ पे ये वैल्यू 2 दिया है और ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x एक्सिस में, 2। 2 है। आपने क्या किया, 4 मैंने से 2 को माइनस कर दिया, यही तो हाँ। किया, हाँ है ना। सिमिलरली अगर मान लो कि x1 इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है, x2 इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, हाँ हाँ। है ना। तो जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी में से अगर मैं इसे माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस ऑफ जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ऐसा हो जाएगा। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपको कितना मिला, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली 2 रूट ओवर, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव, ये रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x1 माइनस एक्स टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। क्लियर है बेटा। इससे आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट, यानी सर्कल एक्स एक्सिस को पे इंटरसेक्ट करेगी तो कितना इंटरसेप्ट फॉर्म करी है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड, है ना, इसके बीच में जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा इसको हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर आप ये देखो कि d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू 0 होने का मतलब है टच कर रहा है, टच करने का मतलब है कि x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ। अगर इक्वल हो जाएंगे तो हाँ। यहाँ पे आने वाला जो इंटरसेप्ट है जीरो। एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या है कि 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी का जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो यहाँ से जी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका, सी आ गया। सी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी देखो इक्वेशन, यानी कि जो सी है वो जी स्क्वायर के इक्वल होगी, उन दोनों में रिलेशन आ गया। जैसा हमने इसके लिए किया है वैसा ही वाई एक्सिस के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आप जो कुछ हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए किया हुआ है ये पीडीएफ में भेज दूंगा आज, है ना, वैसे ही आप वाई इंटरसेप्ट के लिए करके लेके आओगे। हाँ सर, एक डाउट था। हाँ बोलो। आपने वो थियरम थर्ड पढ़ा है, तो हाँ, उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है, तो स्क्वायर में बाइसेक्ट करेंगे तो 45 पे बीच में क्वाड्रिलेटरल कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि वो तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो जिसमें नहीं बनेगा उसमें नहीं बनेगा।
जैसे जैसे हमने ये सर्कल लिया, वो एक रेक्टेंगल लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं है, जीरो होता है वो। तो जिसमें हाँ नहीं बन रहा है उसके बारे में आप कैसे कह सकते हो, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना हम। हाँ सर, पर क्योंकि यहाँ मॉड्यूल में सर्कल में स्क्वायर दिया है और स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल बना है, इसलिए पूछा। स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, मतलब वो इस तरह से बना है एक, मतलब सर्कल के अंदर हमने क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, वो साइक्लिक होगा। अब वो स्क्वायर देखो, अब मान लो स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तब नहीं बनने हाँ वाला ना, तब तो जीरो हाँ हो सर, जाएगा वही वो। तो उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसके बारे में हम बात कैसे कर पाएंगे, है ना। सर मतलब फिगर तो फिर कैसी होगी, क्योंकि नहीं, वो उसमें नहीं रेक्टेंगल बनेगा, में पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में आपका वो बनेगा नहीं ना। हाँ, क्योंकि राइट एंगल आ जाएगा इसलिए। हाँ, वहां नहीं बनने वाला। हाँ, स्क्वायर में नहीं बनेगा, रेक्टेंगल में, वो रेक्टेंगल भी में 90 देखो, डिग्री। रेक्टेंगल में 90 डिग्री तो है, मगर जब आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो मिड से तो नहीं जाएगा ना, ऐसे जाएगा, देखो 45 बनाएगा तो रेक्टेंगल में बन सकता है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए ना एंगल बाइसेक्टर के लिए। हाँ तो यहाँ पे हाँ बनने के चांसेस है रेक्टेंगल में, है हाँ। ना, मगर स्क्वायर में नहीं बनेगा। स्क्वायर में सभी ओके साइड सर। इक्वल होती है, तो ऐसे ही जाएगा, यही एंगल बाइसेक्टर है। हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल यहाँ में मॉड्यूल बनेगा। में दिया था इसलिए देख रहा हाँ था तो। हाँ हाँ, इस रेक्टेंगल में बन रहा है ना, स्क्वायर में नहीं हाँ, बनेगा। और किसी का कोई डाउट? नहीं नहीं। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर सर। ये पीडीएफ आप सेंड कर अभी दोगे, भेज रहा हूँ, कर अभी दोगे अभी आप? भेज, हाँ। हाँ सर।